Hello everyone, my name is Sudhir Swarkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 टिश्यू की और ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के जो दो लेक्चर हैं उसमें मैंने आपसे प्लांट टिश्यू और इसके अलावा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू में भी हम देखेंगे क्या, एपिथेलियल टिश्यू। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा जब आप स्टडी करते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नोट्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट है edugrown.in। वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे आपके चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप डाउनलोड कीजिए और अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, अभी भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे टिश्यू, हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू स्टडी करने वाले हैं और हमको समझ में आना चाहिए पहले कि टिश्यू हम आखिरकार किसको बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ सेल, है ना, क्या ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन हो, क्या हो, जो एक ही टाइप के सेल्स हैं, है ना, तो एक ही ओरिजिन होगा उनका, एक ही सेल से वो मिलकर बने हुए हैं, मतलब एक ही टाइप के। तो एक सेल है, सेल खुद क्या होती है, डिवाइड होती है और दो सेल बना देती है, फिर दो सेल फिर से डिवाइड होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, चार सेल बना देगी। तो इस तरीके से ओरिजिन क्या है, सेम। और यहाँ पे कितनी सेल्स हो गई, चार सेल हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारी सेल्स आपस में एक साथ फंक्शन करती हैं। अभी इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है और इसीलिए इनका जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। सो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन सिमिलर हो और इसके अलावा ओरिजिन वो भी क्या हो, सिमिलर हो, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बनाते हैं हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी किसका, हमारी एनिमल टिश्यू, दैट मीन्स ह्यूमंस की जो टिश्यूज है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी बॉडी आखिरकार कैसे बनती है, किस तरीके से काम होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रीदिंग का, है ना। आप अभी वहां पे बैठ के, है ना, मोबाइल के उस पार क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो। स्टडी के साथ साथ क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग, है ना। तो आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। आपने सांस लिया, ऑब्जर्व करो इसको, उसके बाद फिर आपने सांस बाहर निकाला। तो दोनों ही कंडीशन है, दोनों को ऑब्जर्व किया आपने। आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं ना, अंदर अंदर आपके जो लंग्स हैं वो लंग्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एयर को इन और आउट करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा ऑर्गन यहाँ पे वर्क कर रहा है, आपका लंग्स वर्क कर रहा है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। एज इट इज, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपके लंग्स परफॉर्म कर रहे हैं। देखो आपके जो लंग्स हैं इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है ना, और जब ये सिकुड़ता है तो एयर बाहर जाती है। तो जब यहाँ पे सिकुड़ रहा है तो एयर बाहर जा रही है और जब ये फैल रहा है तो क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, यही होता है। तो लंग्स देखो किस तरीके से आपके मूव कर रहे हैं। तो इसको मूव करने के लिए क्या होता है, लंग्स में बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। कैसी सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो इस काम को परफॉर्म कर रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। और पता है स्टूडेंट्स वो सेल कौन सी है जो ये काम कर पा रही हैं, जो मूवमेंट का काम कर रही हैं। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, मूवमेंट। आपका जो ऑर्गन है वो बेसिकली क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो ये जो सेल हैं इन सेल को बोलते हैं हम मसल सेल। तो मसल सेल कौन सी सेल्स हो गई, मसल सेल वो सेल होती हैं जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हैंड है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा को मूव करूँ तो ये मूव कर दिया,
फिर वापस इधर लेके आऊं तो ये लेके आ गया। तो हुआ क्या, मैं अपनी मर्जी से चीजों को मूव कर पा रहा हूं, अपने हाथ को क्या कर पा रहा हूं, मूव कर पा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे किस सेल का यूज कर रहा हूं, कौन सी सेल है जिसका मैं यूज करके अपने हैंड को मूव कर रहा हूं, दैट इज मसल्स सेल। कौन सी सेल है ये, मसल सेल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर ये वर्क कैसे करता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ मूव करना, तो मूवमेंट करने में आखिरकार ये जो मसल है ना, इसमें मसल्स हैं जिसके कारण मैं मूव कर रहा हूँ अपने हैंड को। तो आखिरकार ये मसल्स किस तरीके से काम करती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये काम करती है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बिहाफ पर। किस बिहाफ पे, रिलैक्सेशन दैट मीन्स आर, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सी। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ये कंटिन्यूस होता रहता है। रिलैक्स होती है ये सेल, फिर क्या होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पे मैं इसको सेल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको मैं, अब ये ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब एक मसल सेल काम नहीं कर रही है। यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ ये मसल सेल है ना, तो एक मसल सेल काम नहीं कर रही, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल सेल क्या कर रही है, काम कर रही है। और क्या काम कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने का और फिर रिलैक्स होने का। क्या होता है, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, तो क्या होगा, ये मूव करने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, यानी कि सी, और क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है यानी कि आर। और ये सी आर कंटिन्यूसली फॉर्म में चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है फिर, ये किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हर एक कोई चीज होती है ना, लंग्स में, लंग्स है या फिर कोई भी मतलब ऑर्गन, उसमें जो मसल्स होती हैं वो दो स्टेज में मिलती है। एक रिलैक्स स्टेज बोलेंगे और इसको एक को हम कॉन्ट्रैक्ट स्टेज बोलेंगे। तो क्या है ये, एक्चुअल में ये जो रबर बैंड है ना, ये है हमारा स्टेज जिसको हम बोलते हैं रिलैक्स स्टेज। रबर बैंड जिसे पड़ा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, कहीं कुछ मूव नहीं कर रहा है, चुपचाप जैसी उसकी स्टेज है, जिस वो अवस्था में है, जैसा भी वो है, बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है, बिना कोई एनर्जी यूज किए वो वहीं पे पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं हम एकदम रिलैक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, रिलैक्स। तो रबर बैंड जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये किस स्टेज में, अभी रिलैक्स स्टेज में है। अब इसको हमने उठाया, भाई इसको हमने यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ा और इसको क्या कर दिया, खींच दिया। तो खींच दोगे तो ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में, है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, थोड़ा सा उसको हमने खींच दिया है। तो क्या आ गया, वो खींच के हम पकड़े रहेंगे तो कौन सी स्टेज रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज रहेगी, क्योंकि उसमें क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है उसको उस स्टेज तक लाने के लिए। फिर क्या, जैसे छोड़ेंगे तो वापस अपनी पुरानी स्टेज में जाएगी। तो यही कंटिन्यू होगा, रिलैक्स हुआ, फिर वो खिंच जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण वो रबर बैंड क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। सेम एज इट इज जो मसल सेल होती हैं, ये भी उसी तरीके से काम करती है। जो इनके टिश्यू लेवल पे जब ये वर्क करते हैं तो इसी तरीके से क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वापस पुरानी स्टेज में जाते हैं, विच इज रिलैक्सेशन। अब यहां पे मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, है ना। तो रबर बैंड के हेल्प से आप समझ पा रहे हो कि कैसे वो लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है। दैट मीन्स जो मसल्स हैं, लंग्स में जो मसल्स हैं वो बेसिकली क्या काम कर रही है, इसको आपको एयर अंदर के लिए लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही सेल्स, और बाहर जाने के लिए रिलैक्स हो रही हैं सेल्स। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि किस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल वर्क कर रहा है, यानी कि मसल सेल किस तरीके से वर्क कर रही है। तो देखो ये बॉडी है ना, बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। देखो ये जो है हमारा ब्लू कलर और रेड कलर से जो पाइपलाइन का पूरा सिस्टम चल रहा है, जो दिख रहा है आपको, पता ये क्या है, ये बेसिकली है ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स। तो हम यहाँ पे ब्लड लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड मूव करता है ना। तो पूरा ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे देखो हार्ट भी है, और यहाँ पे है हमारा
लंग्स। लंग्स जो है वो कहाँ पे आएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन में लंग्स आता है ना। तो हम यहाँ पे लंग्स का पोर्शन बना सकते हैं, ये यहाँ से लंग्स जो है इस तरीके से दोनों तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये लंग्स का पोर्शन इस तरफ होगा और ये लंग्स है। तो लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, और यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं लंग्स की बात करूं तो ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है। क्या है ये, ऑर्गन सिस्टम। और यहाँ पे ब्लड की बात करता हूं तो ये भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। बट ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो मिलकर किससे बना होता है, वो बना होता है टिश्यू से। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। यही होता है ना। तो देखो एक और चीज बताता हूं मैं, कि ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है लंग्स में, क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है, एयर अंदर आ जाता है और फिर सांस बाहर लेते हैं तो फिर एयर बाहर आ जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एयर आ गई अंदर, यहाँ पे, है ना, तो अगर अंदर आ गई है तो अब ये बताओ कि आखिरकार फिर अब वो एयर कहाँ जाएगी, ये आ गई अंदर एयर, ये इसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा लंग्स में। अब क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से आपके ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। ये जो ब्लड वेसल है आपका यहाँ पे, इसमें क्या होगा, अंदर पहुंच जाएगा। लंग्स से आपका ऑक्सीजन लंग्स तक आएगा, लंग्स तक आने के बाद फिर वो किस में घुल जाएगा, ये ब्लड वेसल में घुल जाएगा, और फिर ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में ये पहुंचेगा। देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बाहर है, अंदर गया और कहाँ पे पहुंच गया, ब्लड वेसल पहुंच गया। तो ये ब्लड वेसल से फिर क्या होगा, पूरी बॉडी में जाएगा। ये देखो ये रेड कलर का जो पाइपलाइन है ना, इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगा। अब सपोज करो कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया आपके ब्रेन के पास, ये ब्रेन में पहुंच गया ऑक्सीजन। अब ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच गया तो ये ऑक्सीजन करेगा क्या वहां पे पहुंच के, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, आपके ब्रेन तक पहुंच गया। अब यहाँ देखो हैंड में भी है तो हैंड में ऑक्सीजन पहुंच गया। तो बॉडी के सारे पार्ट में इस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता है। कहाँ जाता है ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन जाता है पहले लंग्स में, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो ये जो प्रोसेस है पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इस ऑक्सीजन का काम क्या है। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन आपको एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। तो कैसे करता है ये, तो देखो सपोज करो कि हैंड में गया, ठीक है। तो हैंड में कैसे गया, यहाँ पे मैं एक पाइपलाइन बना देता हूँ, ठीक है। इस पाइपलाइन में ऑक्सीजन घूम रहा है, ये बेसिकली क्या है, ब्लड है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसमें घूम रहा है, और इससे कनेक्ट पता है क्या होता है, सेल्स। क्या होती हैं कनेक्ट, इससे सेल्स कनेक्ट होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है इन सेल्स में चला जाता है, और सेल्स जो होती हैं उसमें एक स्पेसिफिक आपका ऑर्गेनेल मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम, माइटोकॉन्ड्रिया। पता है स्टूडेंट ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होती है एनर्जी, और जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है सारे काम करने के लिए। तो आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन का काम होता है। ऑक्सीजन का कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से आपकी बॉडी की सारी सेल्स में जाती है। सेल्स में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। वहां पे ये ऑक्सीजन जाती है और फिर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर आती है, इनहेल होती है, और जो ये ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से कहाँ पे चली जाती है, आपके ब्लड सेल्स में, है ना। अब सॉरी पूरी बॉडी सेल्स में जाती है बाय द ब्लड, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन है लंग्स से कहाँ गई, आपके ब्लड में चली गई, और ब्लड से फिर पूरे की पूरी बॉडी सेल्स में क्या हुई, ट्रांसपोर्टेड हुई। सो वी कैन से दैट इट इज एब्जॉर्ब इन लंग्स and then it transported to all the body cells through blood। फिर जो ब्लड से जाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आखिरकार आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किससे, फूड मटेरियल से, और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पे ये फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है और फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का वर्ग क्या है, आप सांस लेते हो है ना, और फिर सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के साथ बाहर निकल जाती है, और जब सांस अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। बट क्या आपने कभी सोचा था कि ऑक्सीजन का आखिरकार वर्ग क्या है बॉडी के अंदर? तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का वर्ग है, क्या वर्ग है उसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वर्ग है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनिल है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनिल है, वहां पे ये जाता है और वहां पे जो फूड है उसके साथ रिएक्ट करता है, और फूड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी नहीं बनेगी, है ना। तो ये एक पूरा प्रोसेस हमने देखा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिरकार सर ये टिश्यू क्या है, फिर हम तो यहाँ पे टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू कहाँ है यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो पर्टिकुलर ब्लड है, कौन सा यहाँ पे जो ब्लड है और इसके अलावा जो मसल है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही टिश्यू के पार्ट हैं। हमारी बॉडी में जो टिश्यू होता है ये दोनों ही टिश्यू हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस रहता है, उसको क्या करता है, फ्लो करता है। देखो ये ब्लड सिस्टम हमारा, ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो हमारी बॉडी में क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंस में कैरियर का काम करता है। मतलब यहाँ से अगर किसी चीज़ को यहाँ जाना है, फिर यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जाएगी, तो ये आपके पूरे बॉडी पार्ट में बहुत सारे सब्सटेंस को पहुँचाने का काम करती है। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन भी जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया, और फूड को भी पूरी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे ब्लड के दो वर्क हैं, एक तो ऑक्सीजन को पहुंचाना और इसके अलावा आपके फूड को भी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम ये करता है। और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं सेल्स के अंदर, तो वो सेल्स जब वेस्ट मटेरियल बनाती है तो उसको भी वो ब्लड में ही क्या करता है, सीक्रेट कर देता है, जिसके कारण वेस्ट मटेरियल को भी पूरी बॉडी पार्ट में से बाहर निकालने का काम ये करता है। और इसमें बाहर निकालने में किडनी और लीवर, ये लीवर और ये किडनी, ये दोनों वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। ब्लड में जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए लीवर और किडनी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये है हमारे ब्लड का वर्क। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ब्लड एंड मसल्स ये दोनों हमारे टिश्यू के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा किस तरीके से एक ऑर्गन सिस्टम पूरा वर्क करता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, देन लंग्स हमारा क्या करता है, और इसके अलावा हमने देखा ब्लड के बारे में कि वो आखिरकार क्या करता है ना। और मसल्स, एक और क्या है, मसल्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको स्टडी करके समझ में आता है कि टिश्यू का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए हैं, टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे ब्लड टिश्यू और मसल्स टिश्यू के एग्जाम्पल हमने देखे, फंक्शंस देखे। तो चलो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, टिश्यू को समझते हैं हम, है ना। तो एनिमल टिश्यू को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहला टाइप जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है बेसिकली इसको हम कवरिंग भी बोलते हैं, है ना, किसी चीज को कवर करना, ठीक। तो कवर करने वाले टिश्यू है ये, है ना। तो कवर करने के अलावा और भी बहुत से इसके फंक्शंस होते हैं, एक एक करके हम इसको देखेंगे। और दूसरा टाइप है हमारा एनिमल टिश्यू का, वो है कनेक्टिव टिश्यू। किसका है ये, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो मैट्रिक्स एंड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोनों ही चीजें हम स्टडी करेंगे जब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और सेल्स किसको बोलते हैं, ठीक। तो दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, जिससे मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ होता है। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी बताया मैंने, है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, पता है इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल देख लें पहले, उसके बाद फिर मस्कुलर टिश्यू में जाएंगे। ब्लड, ब्लड एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला मूव करने का काम जो है वो मस्कुलर टिश्यू कर रहे हैं। मसल सेल इसको हम बोलते हैं, मसल सेल्स उसमें मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ब्रेन के बारे में बोला था, तो ब्रेन जो होता है उसमें कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसमें हम नर्वस टिश्यू देखने वाले हैं। तो 4 तरीके के यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं और करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। फिर बाकी के जो वीडियोस आएंगे इसके बाद उसमें आप कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी करोगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कवरिंग है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो क्या है, ये कवर करता है ना। एनिमल बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं, है ना, तो अधिकतर ऑर्गन्स में जो कवरिंग होती है ना, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बनी हुई होती है ना। तो ये कवरिंग है, और अगर कवर कर लिए तो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस एपिथेलियल टिश्यू नोन एज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी एंड दिस सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर टाइडली पैक्ड, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम पैकेज पास पास बने हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बनाया मैंने एक सेल, ठीक है। अब ये सेल कौन सी सेल है, एपिथेलियल टिश्यू की सेल है। तो क्या होगा, दूसरा सेल एकदम चिपक के इसके साथ बिल्कुल पास पास क्या रहेगा, दूसरा सेल रहेगा। फिर एक और सेल यहाँ पे बनाते हैं, तीसरा सेल, ये तीसरा सेल इससे बिल्कुल पास पास, मतलब बहुत ही पास पास टाइडली पैक्ड ये रहते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं रहता। जैसे अब यहाँ पे मैं एक और बना रहा हूँ, तो देखो बीच में मैंने क्या बना दिया, स्पेस बना दिया। तो इसमें इंटरसेलुलर, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, क्या बोलेंगे हम इसको, स्पेस है। ये कौन सा स्पेस है, दो सेल के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कैसे है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसने क्या किया है, सेल आपस में क्या है, बिल्कुल पास पास टाइडली पैक्ड है। सो ये टाइडली पैक्ड जो सेल है आपस में ज्वाइंट होते रहते हैं और क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। और किस टाइप की लेयर, कवरिंग लेयर, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीट बन गई है, कंटिन्यूस सीट। देन इनमें ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में स्पेस जो है वो ना के बराबर होता है एपिथेलियल टिश्यूज में। ओके, तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू आखिरकार हमको कहाँ मिलता है, तो देखो यहाँ पे आपको आपकी स्किन में क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। कैसा दिखाई देगा, ये देखो हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ऊपर की जो लेयर है ये कैसी, ये कौन सी टिश्यूज है, ये पता है, ये है हमारी एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन है ये। आपकी जो स्किन है यहाँ पे, तो ये ऊपर की जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं। तो ये देखो ऊपर कैसी हैं, डेड सेल। अब जो डेड सेल की जैसी लेयर नीचे आते हैं हम, तो हमको जो लेयर मिल रही है सेल्स की, इस ऊपर डेड सेल के अंदर की जो लेयर है, इस लेयर में हमको ये सेल्स दिख रही हैं। ये कौन सी सेल्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये लेयर बना रही हैं बेसिकली, है ना। ये हमारी जो स्किन, जो हमारी पूरा ऑर्गन है, इस पूरी स्किन में इस तरीके से क्या बने हुए हैं, लेयर बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कि नीचे आपको कुछ स्पेसिफिक अलग टाइप की सेल्स दिख रही हैं, हल्की सी अलग है वो, है ना, रेड रेड कलर और ये सब में दिख रहा है ये, है ना। तो पता है ये क्या है, ये बेसिकली होती है बेसमेंट। ये हर एपिथेलियल के टिश्यू के नीचे, मतलब ये लेयर बना ली इन्होंने, इस लेयर के नीचे क्या है, बेसमेंट है ना। ये तो लेयर बन गई हमारी स्किन की, स्किन जो है एपिथेलियल की। तो उसके नीचे पता है ये क्या होता है कि एक लेयर होती है जो बेसिकली क्या होती है, बेसमेंट बोलते हैं इसको हम, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ना, जब भी कोई लेयर बनता है कंप्लीट, उस लेयर के नीचे एपिथेलियल टिश्यू का लेयर जब बनता है तो उसके नीचे एक बेसमेंट लेयर होती है। ओके, तो यहाँ पे आप जो देखोगे स्किन में देख सकते हो, तो स्किन में मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपका जो माउथ है, आप जब अपना माउथ ओपन करोगे तो अंदर जो है, अंदर की जो लेयर है वो भी आपकी किस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। वो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सी टिश्यूज है ये, एपिथेलियल टिश्यू। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, बेसमेंट मिल गया ये,
है ना, एक मेम्ब्रेन जो है वो रहता है ना, जो सेपरेट करता है सिस्टम को। देन उसके अलावा यहाँ पे आप बात करोगे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ब्लड जिससे बहता है, ये एक ट्यूब होती है। कैसी होती है? ये एक ट्यूब होती है। ब्लड वेसल क्या होते हैं? ट्यूब होते हैं जिसके अंदर ब्लड बहता है। अब कैसी ट्यूब होती है? ये कुछ इस तरीके की ट्यूब होती है ना। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो है हमारी, इसके यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे क्या बहता है? ब्लड बहता रहता है। तो ये ट्यूब की जो लेयरिंग है, ये पता है, ये भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। कौन सी टिश्यू से मिलकर बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा आपके लंग्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो। क्या बोलते हैं उसको हम? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लंग्स में। जैसे कि अभी लंग्स के बारे में स्टडी किया था, है ना, कि ये देखो ये लंग्स है। अब अगर ये लंग्स हैं तो इसमें अंदर क्या है? लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई वो जगह होती है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है। तो ऑक्सीजन जहां से ब्लड में मिक्स होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एल्वियोलाई वहां पे है, तो वहां की जो लेयर है वो भी किससे मिलकर बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये देखो, ये हमारा लंग्स है। इस लंग्स के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। इस लंग्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है, अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे कैसे दिख रहे हैं? आपको ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं ना, ग्रेप्स का झुंड दिख रहा है ये। तो ग्रेप्स का झुंड की तरह स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और अगर एक एल्वियोलाई को हम निकालें तो उसके अंदर की लेयर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये लेयर जो बनी है, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई है। ओके, तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे। और जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपको किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी मिलता है। किडनी, हमारी बॉडी में क्या होता है? किडनी होता है। ये जो किडनी है, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी जो ट्यूब्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के से ही मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट, जो किडनी है ये बेसिकली क्या करता है? यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है, यूरिया बनाता है ना। यूरिन जो होता है ना, जो फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, तो यूरिन जो फॉर्म होता है वो कहाँ पे बनता है? किडनी में ही तो बनता है। किडनी में ही तो यूरिन जो होता है वो फिल्टर होता है। तो ब्लड जो रहेगा वो क्या करेगा? उसमें से यूरिन यूरिन निकल जाएगा और बाकी का पोर्शन जो रहेगा हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो किडनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और किडनी में जो ट्यूब्स रहती हैं वो किससे बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बनती हैं। और ये जो पर्टिकुलर हमारा एपिथेलियल है, ये क्या करता है? बैरियर फॉर्म करता है एंड कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब देखो ये क्या कर रहा है? वो बना रहा है ना बैरियर टाइप का। ये देखो, ये बैरियर बना दिया तो ये अलग हो गया बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उससे सेपरेट करने का काम भी एक तरीके से यहाँ पे हो रहा है। देन अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ कि आखिरकार ये एपिथेलियल टिश्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों है, क्या करेगा ये, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो कि ये बाउंड्री है, तो ये क्या बना रहा है? बाउंड्री टाइप की बना रहा है। तो कोई चीज़ यहाँ से अंदर जानी है और कोई चीज़ यहाँ से बाहर आनी है। अगर मैं बाउंड्री बना देता हूँ और इसको बोलता हूँ क्या? एपिथेलियल। क्या बोल दें इसको हम? एपिथेलियल बोल दें। तो क्या होगा? कोई चीज़ यहाँ से अंदर आनी है, कोई चीज़ यहाँ से बाहर जानी है, तो किसके थ्रू जाएगा? एपिथेलियल के थ्रू ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में अंदर चीज़ें जाना और फिर बाहर चीज़ें आना, इसकी परमिशन जो है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू के कारण ही होती है। एपिथेलियल टिश्यू ये बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग एंटर और लिविंग द बॉडी, अगर बॉडी में से किसी भी चीज़ को बाहर जाना है या अंदर आना है तो आपको एपिथेलियल लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। विदाउट एपिथेलियल के परमिशन के आप जा ही नहीं सकते बॉडी के अंदर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, परमिशन को, परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो परमिशन, परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या है? ये इस चीज को अंदर आना और इस चीज का बाहर जाना, क्या है ये? दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ ज़्यादा बाहर चली जाए या कोई चीज़ ज़्यादा अंदर आ जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगा? फिर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से
इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करता है ना, कि ज़्यादा कोई चीज़ अंदर ना आ जाए और अंदर से ज़्यादा कोई चीज़ बाहर ना आ जाए, नहीं तो हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वी कैन से दैट द सेल्स ऑफ वेरियर एपिथेलियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी, है ना, रेगुलेट कर रहा है किसको, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था बेसमेंट के बारे में, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट में मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं हम, जो क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस तरीके से कि ऑल एपिथेलियल यूजुअली सेपरेट फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे वो लग जाती है, जिसके कारण दूसरे जो टिश्यूज रहते हैं वो उससे सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद अब आते हैं हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहला है हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देन स्ट्रेटिफाइड, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, सिंपल स्क्वामस, और सेकंड क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, है ना। ये दोनों ही स्क्वामस एपिथेलियम है, बट एक कैसा है, स्ट्रेटिफाइड है, और एक कैसा है, सिंपल है। तो स्क्वामस के दो टाइप हैं, कौन कौन से, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। देन दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल, है ना। तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल स्क्वामस को फर्स्ट लिखा है, स्ट्रेटिफाइड को सेकंड, और थर्ड जो है क्यूबॉइडल, है ना, बॉक्स की तरह क्यूबॉइडल। देन अगला है हमारा फोर्थ ग्रैंड्यूलर, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, है ना, ग्लैंडुलर दैट मीन्स ग्लैंड। और इसके अलावा है हमारे पास फिफ्थ कॉल्यूमिनर, कॉलम की तरह, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज हैं जिसको हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, लेयर बना दिया इसने। और देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये बेसमेंट, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, जो कि ऊपर की टिश्यूज को नीचे दूसरे टिश्यू से क्या करता है, सेपरेट करता है, तो ये लेयर बनाता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है बेसिकली क्या बनाता है, लाइनिंग बना रहा है ना, एक कंप्लीट लेयर बना रहा है ना। तो एक कंप्लीट लेयर बनाने का काम ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम करते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन, ये देखो पतली हैं और फ्लैट हैं, कैसी हैं, पतली और फ्लैट हैं, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाती हैं, लाइन बिल्कुल एक पूरी प्रॉपर, है ना, बिल्कुल सेपरेट करने के लिए एक लाइनिंग ये बना रही है। तो सिंपली ये कैसी हैं, थिन है, और कैसी हैं, फ्लैट है। कैसे हैं, थिन और फ्लैट टाइप की इसमें सेल्स होती हैं। तो देखो यहाँ पे फ्लैट और थिन सेल्स, ओके। और स्क्वामस का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, स्क्वामस का क्या मतलब होगा, स्केल ऑफ स्किन, है ना, स्किन की एक पतली सी लेयर, दैट इज कॉल्ड स्क्वामस, है ना। तो स्क्वामस वहां से उन्होंने ले लिया। तो सिंपल कैसे हैं, थिन और फ्लैट है। सिंपल स्क्वामस टिश्यूज कैसे हैं आपके, उसकी जो सेल्स हैं वो थिन है और फ्लैट है। ये क्या करती हैं, दिस लेयर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करती हैं, है ना। तो यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से कोई चीज़ जो है वो बाहर जाना है ना। आप सपोज करो कि ये लेयर है, अब इस लेयर में यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर जानी है और यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे आनी है। तो इस टाइप के काम में ये हेल्प करता है। अगर आपको देखना है कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हमारे माउथ में जो लाइनिंग है अंदर, वो कौन सी बनी हुई है, वो सिंपल स्क्वामस की बनी हुई है। ईसोफेगस, हम जब खाना खाते हैं, हमारा जैसे ये करो, ये क्या है, माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद फिर ये क्या है आपका,
आगे की पाइपलाइन और फिर क्या आता है, स्टमक आता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो पाइपलाइन है ना, ये जहाँ से फूड अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो बेसिकली ये फूड पाइप है। फूड पाइप क्या है हमारा, एसोफेगस। तो ईसोफेगस में भी जो अंदर लाइनिंग है वो किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामोस की बनी है। इसके अलावा लंग्स में जो एल्वियोलाई जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस की बनी हुई है। ब्लड एल्वियोलाई वो भी किसकी बनी हुई है, आपके स्क्वामस की बनी हुई है। तो यहाँ पे हम एल्वियोलाई हटा देते हैं, ब्लड है ये बेसिकली, है ना। ये लंग्स एल्वियोलाई है, बाकी फिर क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस की बनी हुई है। तो चलो हम ये देख चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरा एपिथेलियल विच इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है कि वो जो पतली लेयर हमने देखी थी उन्होंने क्या बना दी, एक बहुत सारी लेयर्स बना दी है ना, बहुत सारी लेयर्स बाय लेयर्स। मतलब एक ऊपर की लेयर ये रही, फिर सेकंड लेयर ये, थर्ड लेयर ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से लेयर्स बनाने लग जाते हैं वो। तो जब स्क्वामस एपिथेलियल जो सेल्स हैं उन्होंने एक लेयर बनाई, फिर लेयर बाय लेयर और बनाती चली जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड। और देखो यहाँ भी मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया हुआ आपको, है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोलेंगे इसको हम। सो द स्किन, हमारी बॉडी में जो स्किन है ये आखिरकार कौन सी एपिथेलियम है, ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ना। और ये जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनती हैं, बहुत सारी लेयर्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये। और वियर एंड टीयर, मतलब रफ एंड टफ वर्क करते रहते हैं हम, यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं, कहीं पे चोट लग जाती है, तो उन सब से बचने के लिए लेयर्स, एपिथेलियल की लेयर बनी हुई होती है। और ये जो लेयर होगा हमारे एक पैटर्न में अरेंज होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम की, या नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू की। वो है हमारा क्यूबॉइडल, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रैंड्यूलर का, है ना। तो ग्रैंड्यूलर जो है वो बेसिकली किस में होती है, ग्लैंड्स में होती हैं। बात करूंगा मैं यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल का। क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब के जैसा। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स क्यूब की तरह। कैसा स्ट्रक्चर है सेल का, इनके क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो क्यूब की तरह एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। अब ये देखो पूरा बन गया यहाँ पे, और लेयर बना दी पूरी, एक पूरी सेल्स की लेयर बना दी है। और ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पहले ही बताया हुआ है मैंने। तो एक पूरी जो सेल की लेयर बनी हुई है, और इसने क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाया है, वो बेसिकली क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर से है। सो इट कंसिस्ट क्यूब लाइक सेल्स। एंड अगर आप देखोगे तो कहाँ मिलेगी आपको, किडनी में आपको ये मिलेंगी, और इसके अलावा जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसमें भी ये आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल मिलेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आखिर काम क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम ये करता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एपिथेलियल सेल जो रहती हैं वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है उनमें, है ना, कुछ और मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं एपिथेलियल सेल में। तो ये जो एपिथेलियल सेल की जो लेयर होती है वो कुछ चीज़ों को सीक्रेट करने लग जाती है ना, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को सीक्रेट करने लग जाती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऐसी सेल्स जो कुछ बना के सीक्रेट करती है। और कुछ अगर बना के सीक्रेट करती है तो वो क्या होती हैं, ग्लैंड्स। वो क्या होती हैं, ग्लैंड्स। तो ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें ग्रैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मटेरियल को बना के बाहर सीक्रेट करते हैं। सो वी कैन से एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज अ ग्लैंड सेल्स। तो कौन सी सेल बन जाती है, ग्लैंड सेल्स बन जाती हैं। वो ग्लैंड सेल्स का क्या काम रहता है, ग्लैंड सेल्स का काम रहता है हार्मोन और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को फॉर्म करना और उसको फिर सीक्रेट करना। तो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कि हार्मोन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। हार्मोन और अदर सब्सटेंस, है ना, सिर्फ अकेला हार्मोन नहीं, हार्मोन के अलावा कुछ और भी सब्सटेंस वो बनाते हैं और बॉडी के बाहर उसको सीक्रेट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ग्लैंड्स। तो इनकी जो लेयर होती है तो उसमें भी आपके ग्रैंडुलर एपिथेलियम मिलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये एपिथेलियल क्या होते हैं, थोड़ा सा फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड। ओके, और इनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, आपके ग्लैंड्स में मिलेंगे।
है ना, और ये क्या मॉडिफाइड हो जाएंगे। वही क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहेंगे वो बॉक्स की तरह होंगे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, जबकि ग्रैनुलर जो एपिथेलियम रहता है वो ग्लैंड्स में रहते हैं और आपके सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस और हार्मोन बनाने का काम वो करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉलमिनर, कॉलम की तरह, ये देखो है ना, टॉल कॉलम की तरह है ये। तो कॉलम की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके का, और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, कुछ ऊपर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। तो कॉलमिनर जो है वो क्या है, कैसे, पिल्लर लाइक एपिथेलियम एंड दीज आर टॉल एपिथेलिया सेल। कैसे सेल्स होती हैं, कॉलमिनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती है कैसी रहती है, पिल्लर की तरह, है ना, पिल्लर, और कैसी है, टॉल है ना, ये देखो टॉल है। तो जो कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू होती है उनमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, जो कि आउटर सरफेस पे होते हैं। और बेसिकली इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, मतलब ऐसे कॉलमिनर जो कि किन में क्या होता है, सीलिया होता है, वो कहाँ मिलते हैं हमको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाते हैं। रेस्पिरेशन, सांस अंदर ली सांस बाहर ली, तो उसके जो लेयर है उसमें ये मिल जाएंगे, क्योंकि वो सीलिया क्या करेंगे, वो चीज़ों को मूव करते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से इनका काम होता है। इसके अलावा मतलब जो सीलिया है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और मूवमेंट करते हैं, है ना, म्यूकस को इधर से उधर पहुंचाते हैं ताकि उसको क्लियर करते रहें, है ना। अब इसमें क्लियरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी ना, कि आप जो है आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस निकलता रहा है, तो आप जब सांस लेते हो तो अनवांटेड चीज़ें आपकी सांस के साथ लंग्स पे ना चला जाए, है ना, इसीलिए यहाँ पे सीलिया होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको जो इंटेस्टाइन है और गट है, इंटेस्टाइन और गट, यहाँ पे भी जो है आपको कॉलमिनर एपिथेलियल मिल जाते हैं। तो ये देखो, ये मैं बनाता हूँ यहाँ से आपका फूड पाइप, ये फूड लेने के लिए है माउथ, है ना, माउथ के बाद ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद क्या है आपका, स्टमक है, स्टमक के बाद फिर क्या है यहाँ पे, इंटेस्टाइन। ये पार्ट कौन सा, इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन जो होता है उसमें आपको इनर लाइनिंग में कॉलमिनर एपिथेलियल मिल जाते हैं, और इसका काम होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या काम है सीक्रेशन का, भाई जो फूड आता है ना, वो डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से क्या होगा, हमारे ब्लड में मूव करेगा। तो यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, एब्जॉर्प्शन। तो खींच लेना, सोख लेना, ताकि बॉडी में चला जाए। तो एब्जॉर्प्शन का काम करने के लिए वहाँ पे जो सेल्स होंगी वो कौन सी सेल्स होंगी, कॉलमिनर एपिथेलियल सेल होंगी। इसके अलावा सीक्रेशन, कोई चीज़ अगर सीक्रेट करनी है तो भी कॉलमिनर एपिथेलियम वहाँ पे यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन में एंड कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।